आज हम अध्ययन करेंगे माल का क्रय एवं आंतरिक निरीक्षण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आंतरिक निरीक्षण से क्या तात्पर्य है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, लाभ और हानि के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे कि किन किन व्यापारिक व्यवहारों का आंतरिक निरीक्षण किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं माल का क्रय विक्रय, रोकड़ प्राप्ति हो गई, रोकड़ का भुगतान हो गया, आंतरिक व्यवहार हो गए या संपत्ति का क्रय। इससे संबंधित जो भी लेखांकन व्यवहार होते हैं उनका हम आंतरिक निरीक्षण कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के प्रथम भाग में मैं आपको माल के क्रय एवं उसका आंतरिक निरीक्षण के संबंध में अध्ययन करेंगे। माल का क्रय एक प्रकार का ऐसा व्यावसायिक व्यवहार है जो साल भर निरंतर रूप से चलता रहता है, क्योंकि व्यावसायिक क्रियाएं माल के क्रय और विक्रय के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हमें इस प्रकार के व्यवहार के लिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनानी पड़ती है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो माल का आंतरिक निरीक्षण करेंगे उसमें हमें आंतरिक निरीक्षण को कई भागों में विभाजित कर देना चाहिए, जैसे माल प्राप्ति का, क्रय संबंधी भुगतान का, स्टॉक का। इनसे संबंधित जो व्यवहार है वो सभी अलग अलग विभागों को सौंपना चाहिए, या अलग अलग इसके पक्षकार होने चाहिए, या अलग अलग इसके व्यक्ति होने चाहिए। किसी एक ही व्यक्ति को संपूर्ण क्रिया का कार्यभार नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली हमारी लेखांकन की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें लेखांकन के एक भाग का निरीक्षण दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति एक व्यक्ति किसी कार्य करता है उसके कार्य का निरीक्षण उसके आगे वाला व्यक्ति करता है। तो ये एक लेखांकन की प्रक्रिया है। अतः माल के क्रय के आंतरिक निरीक्षण के संबंध में हमें इसको विभिन्न स्टेप्स में डिवाइड कर देना चाहिए या विभिन्न विभागों में बांट देना चाहिए, जिससे हमारी इसमें किसी प्रकार की त्रुटि, छल कपट या गबन होने की संभावना नहीं रहे। इसलिए ऐसा करने के लिए हम इसको 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हो गया माल की आवश्यकता का अनुमान लगाना, दूसरा है माल मंगाने के लिए आदेश देना, तीसरा है माल प्राप्त करना, और चौथा है बीजक की जांच एवं भुगतान करना। इस तरह हम माल के क्रय की आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को लागू करने के लिए इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अब देखते हैं कि पहला भाग पहला भाग क्या कहता है कि माल की आवश्यकता के संबंध में अनुमान लगाना। माल की आवश्यकता के संबंध में अनुमान प्राय जो निर्माण विभाग है या स्टोर कीपर है उसके द्वारा लगाया जाता है। स्टोर कीपर के द्वारा जो सामग्री रखी जाती है वो एक निर्धारित समय सीमा के पश्चात उसको उच्च अधिकारियों को यह सूचित करते रहना चाहिए कि अमुक सामग्री की इतनी मात्रा स्टॉक में रही है, अब उसको खरीदने का कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमारा इसका कर्तव्य किसका होता है? स्टोर कीपर का, कि वह क्रय विभाग को इस किसी पर्टिकुलर सामग्री को क्रय करने के संबंध में मांग पत्र भेजता रहे। अतः स्टोर कीपर का यह दायित्व होता है कि वह क्रय विभाग को माल की आवश्यकता के संबंध में मांग पत्र भेजे। माल कब भेजना है या कब उसको आना चाहिए, यह माल की प्रकृति, माल की आपूर्ति टाइम
और उत्पादन प्रक्रिया इन बहुत से घटकों या तत्वों पर निर्भर करता है। तो उत्पादन की प्रकृति के अनुसार किसी सामग्री की कितनी खपत होती है और उसको प्राप्ति करने, ऑर्डर देने में कितना समय लगता है, उस समय का अनुमान लगाते हुए या ध्यान रखते हुए स्टोर कीपर को माल के क्रय के संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए। इसके संबंध में स्टोर कीपर है वो एक छपा हुआ क्रय मांग पत्र भरकर क्रय विभाग को भिजवा देता है। इसके अंतर्गत स्टोर कीपर क्या करता है, उसमें क्रय मांग पत्र में माल का प्रकार, मात्रा, किस्म और उसकी जो कोई इसका कोड वर्ड या सांकेतिक चिन्ह है उसका अनुमानित मूल्य क्या हो सकता है और उसका प्राप्ति का समय कितना हो सकता है या अन्य कोई विशेष सूचना हो, उस सारी सूचनाओं को उसमें भरकर क्रय विभाग को भेज देता है और एक उसकी कॉपी स्टोर में रख ली जाती है। यदि कोई माल स्टोर में नहीं मिलता है तो संबंधित विभाग अध्यक्ष भी सीधे ही मांग पत्र क्रय विभाग को भेज सकते हैं और ऐसे विभाग इस मांग पत्र की एक कॉपी स्टोर कीपर को भी भेज देते हैं, जिससे वो अनुमान लगा सकता है कि कौन सा माल मंगाना है या उसका वो आदेश दे सकता है। इसके नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा माल मंगाने के लिए आदेश देना। तो आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत हमें एक ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिए जिसमें जब स्टोर कीपर द्वारा मांग पत्र भिजवा दिया जाता है तो क्रय विभाग द्वारा माल के खरीदने के संबंध में कार्यवाही शुरू करनी चाहिए या वो क्रय विभाग इसके संबंध में कार्यवाही शुरू कर देता है। इसके लिए वो क्या उस सामग्री के संबंध में वो पूछताछ करता है, अपने पुराने रिकॉर्ड देखता है। पहले यदि उस प्रकार की सामग्री पहले भी आ रखी है तो वो कहाँ से मंगवाएगी, कितनी मंगवाएगी और क्या रेट से मंगवाएगी, उसका क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, इस संबंध के बारे में, यानी वो सामग्री सही थी या नहीं, उस व्यवसायी का व्यवहार सही था या नहीं, इन सभी के बारे में और जो हमारी जो व्यवसाय की जो शर्तें हैं उन सभी शर्तों की वो जानकारी पुराने व्यवहारों से और आसपास पूछ करके या अपने मिलने जुलने वालों से पूछ करके इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है। फिर जानकारी प्राप्त करने के पश्चात क्रय विभाग आदेश पत्र तैयार करता है। इस आदेश पत्र के अंतर्गत कितना माल मंगवाना है, किस्म क्या है, किस रेट का हो सकता है, ये सारी जानकारी इसमें दी जाती है। और इस आदेश पत्र में ये आदेश पत्र छपे हुए होते हैं और इसमें क्रमांक भी अंकित होता है। और जो ये आदेश पत्र तैयार किए जाते हैं वो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के हिसाब से 5 या 6 प्रतियां तैयार की जाती है, जिसमें इसकी जो मूल प्रति है वो तो जिस व्यापारी को हम ऑर्डर देते हैं या जहाँ से सामग्री क्रय करनी है उसको भेज दिया जाता है और एक प्रति मांग पत्र भेजने वाले विभाग को दे दी जाती है, एक प्रति स्टोर कीपर को दे दी जाती है और एक प्रति क्रय विभाग के द्वारा लेखा करने के लिए रख ली जाती है और एक कॉपी इसमें बजट विभाग को भी भेज दी जाती है। और जो इस अंतिम कॉपी होती है वो क्रय विभाग खुद अपनी फाइलिंग में फाइल करके रख लेता है। इस तरह जब लेखा विभाग को इसके संबंध में सूचना मिल जाती है तो वह भविष्य में
इसके संबंध में कितना भुगतान करना है, इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर रहता है। और बजट विभाग भी भेजी गई प्रतिलिपि के आधार पर उचित मद में समायोजन कर सकता है और यह भी देख सकता है कि जो क्रय किया गया है वो पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार है या नहीं है। और क्रय विभाग अपनी ये जो प्रतिलिपि है वो फाइल करके उसके साथ में जो मांग पत्र है वो संलग्न करके उस प्रति को फाइल कर लेता है। और यदि किसी कारणों से यह आदेश रद्द कर दिया जाता है या जो व्यापारी है वो उस माल को बेचने में असमर्थ रहता है तो इसकी सूचना संबंधित विभागों में प्रेषित कर दी जाती है, जिसे सभी विभाग अपने अपने संबंध की आवश्यक कार्यवाही कर सके। इसके बाद का हमारा प्रोसेस आता है माल प्राप्त करना। जब हमने माल की आवश्यकता का अनुमान लगा दिया और उसको हमने क्रय विभाग में भेज दिया, क्रय विभाग ने समस्त कार्यवाही पूरी करते हुए माल मंगाने के लिए आदेश दे दिया, तो तीसरा प्रोसेस होता है हमारा माल प्राप्त करना। हमने जिस व्यापारी को माल का आदेश दिया है उसने हमारे आदेश को स्वीकार कर लिया है और वो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जब माल को भिजवा देता है तो सबसे पहला आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में हमारा यह स्टेप आता है कि हम माल जैसे ही व्यवसाय के द्वार पर पहुंचे वहां पर द्वार पर रखी हुई माल आगमन पुस्तक में उसकी एंट्री करें। उसके बाद उसको संबंधित विभागों में भेजना चाहिए। जब माल आगमन पुस्तक में इसकी एंट्री हो जाती है तो उसके पश्चात इस सामग्री को स्टोर रूम में भेजना चाहिए। वहाँ पर स्टोर कीपर है वो माल आदेश के अनुसार सामग्री को जो पैकिंग है उसको खोलकर तोलता है, गिनता है या नापता है और खोलकर ये देखता है कि जो माल जिस किस्म का या जिस कैटेगरी का हमने मंगवाया है वो उसी के अनुसार प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। इसके जांच के पश्चात जब वो संतुष्ट हो जाता है तब स्टोर कीपर माल प्राप्ति नोट तैयार करता है और इसकी 2 से 3 प्रतियां तैयार करता है और इसकी जो मूल प्रति है वो तो क्रय विभाग को भेज दी जाती है और एक प्रति लेखा विभाग को भेज दी जाती है और एक प्रति वो अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए फाइल करके रख लेता है। इस तरह माल प्राप्ति से संबंधित हमें आंतरिक निरीक्षण हम अपनाते हैं। इसके बाद का लास्ट स्टेप इसमें आता है बीजक की जांच एवं भुगतान करना। जब हमारे आदेशानुसार माल का क्रय हो जाता है यानी माल प्राप्त हो जाता है तो संस्था का जो क्लर्क है यानी लेखा विभाग जो क्लर्क है वो जो प्राप्त बीजक है उस बीजक को सबसे पहले क्रय विभाग में भेजता है। उसमें क्रय विभाग उस बीजक पर स्टाम्प लगाकर और डेट अंकित करके लिख के और साइन करके उसको आदेश पत्र की कॉपी के साथ में भेज देता है। और जो ये माल प्राप्ति नोट की प्रति है जो क्रय विभाग में प्राप्त हो गई थी, इसमें हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बीजक, दूसरा मांग पत्र, तीसरा आदेश पत्र और चौथा है माल प्राप्ति नोट। ये सब चीजें एक साथ संलग्न होनी चाहिए। इसलिए लेखा विभाग के द्वारा कोई भी बीजक तब तक पास नहीं किया जाना चाहिए जब तक ये चारों चीजें यानी मांग पत्र, आदेश पत्र, माल प्राप्ति नोट और बीजक एक साथ
प्राप्त नहीं हो जाए। ये सारे प्राप्त होने के बाद में इन चारों की आपस में क्रॉस टैली करने के पश्चात में यदि कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जांच के कर्मचारी को उस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए और इसकी कार्यवाही के लिए आगे हम लेखा विभाग को भेज देते हैं और लेखा विभाग इसका बाद में भुगतान कर देता है और इसकी एक कॉपी वो अपने रिकॉर्ड में फाइल कर लेता है। अतः अब हम इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाते हैं उनमें हमें कार्य का विभाजन हम किस प्रकार करें। इसमें कार्य का विभाजन करने के लिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि संपूर्ण कार्य किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके जो 4 स्टेप है, इन चारों स्टेपों को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि जैसे माल की आवश्यकता बताने या जो विभागाध्यक्ष है वो कर्मचारी होंगे। दूसरे इसमें जो माल के संबंध में पूछताछ करने वाले हैं या माल मंगाने वाले हैं वो अन्य कर्मचारी होने चाहिए। स्टोर कीपर कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिए और जो बीजे को पास करके लेखा विभाग के जो कर्मचारी है वो अलग होना चाहिए और बीजे का भुगतान करने वाला लेखा विभाग का कर्मचारी अलग होना चाहिए। यानी बीजक पास करने वाला लेखा विभाग का कर्मचारी अलग व्यक्ति होना चाहिए और बीजक का भुगतान करने वाला लेखा विभाग का कर्मचारी भी अलग अलग होना चाहिए। इस तरह हम जब ये लेखांकन प्रणाली अपनाएंगे तो एक क्रय से संबंधित जो हमारा व्यापारिक व्यवहार है उसको हम अलग अलग व्यक्तियों में बांट देंगे तो इससे प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाती रहेगी, जिससे हमारी किसी भी प्रकार की गलती होने पर या कपट या गबन होने पर तुरंत उसको पकड़ में ला सकते हैं या पकड़ में वो तुरंत आ जाता है। इस तरह हम माल के क्रय के संबंध में आंतरिक निरीक्षण